सभी को नमस्कार मित्रों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस आयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं मित्रों, वो है अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग। हालांकि ये दो अलग अलग दो आयोग हैं, जिनमें से एक का संबंध शेड्यूल कास्ट से है और दूसरे का संबंध शेड्यूल ट्राइब से है। लेकिन चूंकि दोनों की संरचना सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शब्द आएगा और वहाँ पे जनजाति आएगा, इतना ही फर्क है। तो हम दोनों को अलग अलग न पढ़ के दोनों को इकट्ठा ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तुलना करनी भी आसान हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए हम मुद्दे की ओर लौटते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। यह हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है।
तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 में एक बात लिखी गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। एक विशेष अधिकारी होगा जो क्या करेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करेगा। अब देखिए, मौलिक रूप से अगर हम बात करते हैं, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि मौलिक रूप से अनुसूचित जाति आयोग या जनजाति आयोग का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था, पहला प्रश्न तो ये बनता है। तो नहीं था मित्रों, क्योंकि सिर्फ किसका उल्लेख था, विशेष अधिकारी का उल्लेख था। परंतु वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में है। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में थोड़ा फिट कर लेना कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों के दोनों जो आयोग हैं वे अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बाकायदा बता भी दिया था, पहले ही दिन इंडेक्स बनाई थी मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सभी के नाम लिख दिए थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिख दिए थे, स्टैट्यूटरी के नाम लिख दिए थे। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर आती है तो आप देखो, यहाँ पे हम संविधान के किसी अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही होती है। तो हम पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी है जिसका मुख्य काम क्या है, SC और ST के जो भी सदस्य हैं, इस SC ST से जो संबंध रखते हैं उनके हितों का संरक्षण करना है। उनके हितों के संरक्षण से संबंधित कोई मुद्दा है उसकी जांच करनी है और उस जांच के आधार पर उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वो रिपोर्ट हमारे जो राष्ट्रपति जी को सौंपनी है। राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को संसद के दोनों पटलों पर रखवाएंगे, उस पर चर्चा करवाएंगे, उस पर वोटिंग करवाएंगे। वो आगे का मुद्दा है। खैर, लेकिन आपको बता दूं कि 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर, कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर क्या कर दिया गया, SC ST आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका नाम क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों को समझना है। अगर आपसे प्रश्न ये सामने आ जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि 1987 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पर तो क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, लेकिन 1987 में क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, ये इसका नाम कर दिया गया था। यानी कि एक शब्द जोड़ दिया गया था, कौन सा, राष्ट्रीय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शब्द को इस आयोग के पहले कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था 1987 में। अभी तक सिर्फ हमने 3 फैक्ट पढ़े हैं, मैं उनको दोबारा से दोहराता हूँ, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहले अगर बात करें तो मूल रूप से संविधान में इस आयोग का उल्लेख नहीं था। इसके स्थान पर सिर्फ क्या था, एक विशेष अधिकारी था जो SC ST के जो भी कैंडिडेट हैं, जो सदस्य हैं, जो SC ST से संबंध रखते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना था। आपको सिर्फ इतना बताना है। अगर मान लेते हैं सत्य असत्य में प्रश्न आ गया कि SC ST आयोग मौलिक संस्था है, तो ये मौलिक नहीं है। मौलिक का मतलब ये है कि मूल संविधान में इसका उल्लेख था, तो नहीं था। तो फिर इसका उल्लेख कब किया गया, तो इसका उल्लेख किया गया 1978 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव या फिर कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर SC ST आयोग। जॉइंट है, अभी अलग नहीं है। SC ST, हालांकि मैंने इसमें ये लगा रखा, ऑब्लिक लगा रखा है, लेकिन इसका मतलब एक ही है। इसको हम क्या कहेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, ये इसका नाम था। लेकिन 1987 में मित्रों इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग। चौथा फैक्ट देखते हैं, 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990, यानी कि 65वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1990 किया गया। और इस संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग था, इसका संविधान में उल्लेख कर दिया गया। देखिए, शब्दों को समझना यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि अपने आप में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कोई पेचीदा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मित्रों बहुत बड़ी चूक यहाँ पे हो सकती है। देखिए, विशेष अधिकारी का उल्लेख संविधान में था, लेकिन इन दो फैक्ट की हमने बात की है, ये संविधान में नहीं है। ये एक कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया। यानी कि 1978 में जो आयोग बना था वो कैसा आयोग था मित्रों? वो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये स्टैट्यूटरी भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई अधिनियम थोड़ी ना था, ये तो सिर्फ एक प्रस्ताव था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के परामर्श के आधार पर आयोग का गठन हो गया। तो 1978 में जो SC/ST आयोग बनता है मित्रों, उसकी प्रकृति होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधानेतर या फिर गैर संवैधानिक। 1987 में इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। तब भी अपने में क्या था? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 करते हैं तो इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को हमने कहाँ उल्लेख कर दिया मित्रों? अनुच्छेद 338 में। यानी कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने कब दिया? वो दिया मित्रों 1990 में। ये चार फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। 1978 में SC/ST आयोग का गठन हुआ था, लेकिन किस रूप में? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। 1987 में इसका नाम बदलकर किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। और 1990 में मित्रों इसको अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के रूप में उल्लेखित कर दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा क्या कर दिया गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग था मित्रों, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक को बना दिया हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा जो था वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और दोनों का उल्लेख हमने कौन से आर्टिकल में रखा? आर्टिकल 338 में। 338 में तो हमने उल्लेख किया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, और अनुच्छेद 338 कै या फिर इसको अनुच्छेद 338 ए भी कह सकते हैं, जिसमें हमने किसका उल्लेख किया? जनजाति आयोग का। तो ये 5 फैक्ट हैं, मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 338 में ये उल्लेख था कि SC/ST के हितों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। फिर ये SC/ST के हितों के संरक्षण से संबंधित जांच करेगा, उस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर 1978 में SC/ST आयोग का गठन कर दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में हमने क्या कर दिया? इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, और नाम सेम ही रखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। लेकिन 89वां जब संविधान संशोधन किया हमने 2003 में, तब हमने 2 स्वतंत्र निकाय बना लिए, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जाति आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 में और जनजाति आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 कै या फिर अनुच्छेद 338 ए में। 89वां संविधान संशोधन जो अभी हम बात कर रहे थे, जो कि 2003 में हुआ था, और ये प्रभावी यानी कि जो लागू होता है वो होता है 2004 में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अलग अलग निकायों के रूप में काम करना कब शुरू किया, तो उसका उत्तर होगा 2004। 2003 नहीं होगा, क्योंकि 2003 में सिर्फ और सिर्फ अलग अलग संस्थाओं के रूप में उनको स्थापित किया गया था। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि अलग अलग
संस्थाओं के रूप में काम करना कब शुरू किया, तो वो होगा 2004, क्योंकि जो 89वां संविधान संशोधन था वो 2004 में जाकर ही प्रभावी होता है या धरातल पर लागू होता है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग, क्योंकि हम दोनों को पढ़ रहे हैं और मैंने पहले कहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों में जितनी भी प्रकार की विशेषताएं हैं वो सेम हैं। बस इतना फ़र्क है कि अनुसूचित जाति आयोग जातियों के हितों के संरक्षण की बात करता है और जनजाति आयोग जो है वो जनजातियों के हितों के संरक्षण की बात करता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी प्रकृति, पूरा इसकी जो संरचना है सेम है। तो मित्रों, हम संरचना की बात करेंगे तो संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। एससी आयोग में भी और एसटी आयोग में भी, दोनों में। मैं दोनों को आपको ज्वाइंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, इनकी सेवा शर्तों की, तो इनके कार्यकाल का निर्धारण एससी एसटी आयोग की सेवा शर्तों के निर्धारण के संदर्भ में जो भी निर्णय लेना होता है वो निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति। यानी इस रूप में हम कुछ कह ही नहीं सकते। कार्यकाल कितना होगा, सेवा शर्तें क्या होगी, इसका निर्धारण राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन फिर भी कार्यकाल का उल्लेख कर रखा है और वो कार्यकाल कितना रखा है मित्रों? 3 वर्ष। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, मान लेते हैं, मैं प्रश्न बताता हूँ आपको कि एससी आयोग का या एससी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। मान लेते हैं ऐसा प्रश्न आ गया है। ऑप्शन ए में आ गया 3 वर्ष, ऑप्शन बी में आ गया 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी में मान लेते हैं 5 वर्ष आ गया और ऑप्शन डी में आ गया राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। तो यहाँ पे 3 वर्ष भी हमारे पास है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण ये भी ऑप्शन है। तब हमें इसका उत्तर यही करना होगा कि इनके कार्यकाल का निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष से भी अच्छा ऑप्शन कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण। हाँ, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति वाला निर्धारण शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 वर्ष का उल्लेख है, तब ये 3 वर्ष में करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति वाला ये जिक्र है, तब उत्तर क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है कि राष्ट्रपति द्वारा इनके कार्यकाल का निर्धारण किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एससी एसटी आयोग के कार्य क्या होते हैं। वैसे तो कार्य में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप सिर्फ इतना भी कह देंगे कि अनुसूचित जाति आयोग का जो मुख्य काम है वो है जातियों के हितों का संरक्षण करना, और जो जनजाति आयोग है उसका काम है अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करना, इतना वर्ग भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी हम इनके 3-4 कार्यों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि जो एससी या फिर एसटी है, इसके संदर्भ में अगर मान लेते हैं संसद ने कोई कानून बनाया है या फिर राज्य विधानमंडलों ने कोई कानून बनाया है, और अगर वो कानून वास्तव में एससी एसटी के हितों का संरक्षण कर रहा है या एससी एसटी के हितों के प्रतिकूल नहीं है, तो उस कानून का क्रियान्वयन करवाने में एससी एसटी आयोग जो है वो सहायता करेंगे। उस कानून की समीक्षा भी कर सकते हैं कि ये कानून उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, और एससी एसटी के कल्याण के संदर्भ में और कुछ क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों की सिफारिश ये राष्ट्रपति को कर सकता है। देखिए क्या है, एससी एसटी जो जनजाति है, जाति है, उनके लाभ के लिए, उनके संरक्षण के लिए अगर संसद ने या फिर राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है, तो इन आयोगों का ये काम होगा कि उस कानून का क्रियान्वयन करवाना, उस कानून की समीक्षा करना, उस कानून का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना कि कितना सही है, कितना गलत है, एससी एसटी के हितों में वृद्धि हो रही है या उनके हितों के खिलाफ है, ये सब कुछ काम करना है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि एससी एसटी के हितों के खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो एससी एसटी आयोग उसकी जांच कर सकते हैं, और जब वे जांच कर रहे होते हैं तो उनको दीवानी
अदालत की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि सिविल कोर्ट की। दीवानी अदालत की शक्ति का मतलब क्या है कि तब वे जो भी मुजरिम है, अभियुक्त है, उसके खिलाफ सम्मन जारी कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं, शपथ पत्र पर उनकी प्रतिज्ञा ले सकते हैं। हालांकि सज़ा नहीं सुना सकते। अगर ऐसा आ जाए कि भाई SC/ST आयोग अपराधी को सज़ा सुना सकते हैं तो सज़ा नहीं सुना सकते, लेकिन गवाहों की पुष्टि कर सकते हैं। विरोधी जो भी आदमी अभियुक्त है उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं, शपथ पत्र पर उसकी प्रतिज्ञा ले सकते हैं, लेकिन सज़ा नहीं सुना सकते। तो ये मुख्य काम है। तीसरा है कि SC/ST जो आयोग हैं वो SC/ST जो जाति जनजाति है उनके कल्याण के लिए क्या कुछ नया हो सकता है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। प्रतिवर्षीय रिपोर्ट सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भी रखवाते हैं और इसी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडलों को भी भिजवाते हैं। राज्य विधानमंडलों को भी ये रिपोर्ट भेजी जाती है। अगर संसद या राज्य विधानमंडल उस रिपोर्ट को पारित कर देते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर संसद या राज्य विधानमंडल उस रिपोर्ट को स्वीकृत नहीं करते हैं तो उनको कारण सहित इसकी व्याख्या करनी होती है कि आप इस रिपोर्ट को स्वीकृत क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी उनको बताने होते हैं। तो इसके साथ ही मित्रों अपना ये अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग वाला जो टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरा होता है। मैंने आपको एक ही आयोग के बारे में पढ़ाया है वैसे तो, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, तो दोनों में ये संरचना होगी। अनुसूचित जाति आयोग में भी और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। जो कार्य मैंने बताए, अगर वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तो वो काम किसके होंगे? अनुसूचित जाति आयोग के। और अगर उन कार्यों का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है तब उसका संबंध किससे होगा, यानी वो कार्य कौन करेगा? अनुसूचित जनजाति आयोग। संरचना सेम है, कार्य सेम है, प्रकृति सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ही फर्क है कि अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में है और जनजाति आयोग का उल्लेख है वो है 338 क में। एक चीज़ और हम थोड़ा सा जिस पर जिक्र करना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ी जातियां जनजातियों की अगर हम बात करें तो उनके संरक्षण के लिए कुछ संविधान में अलग से भी प्रावधान कर रखे हैं। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है या नहीं है। तो हमें कुछ एक उन आर्टिकल्स का भी ध्यान होना चाहिए कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो SC/ST के हितों का संरक्षण करते हैं। तो जैसे मित्रों हम पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हम आर्टिकल पढ़ते हैं 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है, तो ये SC/ST के संरक्षण से संबंधित है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 24 की, अनुच्छेद 25(2) की, तो इनका संबंध भी अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण से है। हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो हम अनुच्छेद 46 पढ़ते हैं, इसका संबंध भी क्योंकि इसमें लिखा गया है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो इसका संबंध भी उनके संरक्षण से है। इसके अलावा अनुच्छेद 330, 332, 334, 371, तो ये बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो SC/ST के संरक्षण से संबंधित हैं या SC/ST के संवैधानिक संरक्षण की बात करते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। हालांकि और भी अनुच्छेद रहेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(4), ये अनुच्छेद जो हैं वो SC/ST के हितों का संरक्षण करते हैं, संवैधानिक संरक्षण करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप नोट आउट कर लेना। अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(4), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, 24, 25(2), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330, 332, 334, 371। अगला जो हम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी। देखिए, ये अल्पसंख्यक आयोग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक आयोग का भी जिक्र करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होता है, उसमें क्या कुछ प्रावधान है वो देखने हैं। तो पहला तो बिंदु ये बनता है कि मूल संविधान में ऐसा कोई पद नहीं था, मूल संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं था
कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए कोई विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, तो ऐसा नहीं था। पहली बात तो ये है। अभी हम पढ़ रहे थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें हमने पढ़ा कि मौलिक रूप से ऐसे विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के हितों का संरक्षण करेगा। कॉन्सेप्ट को जरा समझना। अभी हम बात कर रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यक, हम अल्पसंख्यक शब्द की बात नहीं कर रहे मित्रों, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यक की। और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई विशेष अधिकारी होगा ये मूल रूप से संविधान में नहीं लिखा गया था, तो फिर ये कब लिखा गया? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-1955 ने इसकी सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, उनके हितों को बढ़ाने के लिए केंद्र स्तर पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। और हमने विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी। कब? हमने 7वां संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 किया, और इस संविधान संशोधन द्वारा हमने अनुच्छेद 350 ख जोड़ा और उसमें हमने विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो क्या करेगा, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेगा। तो पहले हम इसका इतिहास दोबारा देखते हैं। मूल रूप से ऐसे किसी भी पद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था। दूसरी बात, फिर ये पद कैसे आया, संविधान में इसका उल्लेख कैसे हुआ? तो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसकी सिफारिश की, और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर जब हम 7वां संविधान संशोधन कर रहे थे 1956 में, हमने अनुच्छेद 350 में 350 ख जोड़ दिया और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हमने कर दी। और क्या प्रावधान किया 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। ये विशेष अधिकारी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेगा, और अगर अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो राष्ट्रपति को उससे परिचित करवाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ाने के लिए नया नया विश्लेषण करेगा और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो उस रिपोर्ट को, यह जो विशेष अधिकारी है, राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में भी रखवाएंगे और उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पास भिजवाएंगे, यानी कि वो रिपोर्ट राज्यपालों को सौंपेंगे। तो ये सारा जो प्रावधान हमने किया, ये कब किया? 7वां संविधान संशोधन 1956। क्या प्रावधान किया? दोबारा से सुन लीजिए कि एक विशेष अधिकारी होगा, और वो विशेष अधिकारी जो होगा वो क्या करेगा, वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेगा, उस संदर्भ में विश्लेषण संश्लेषण करेगा, नई नई खोज करेगा। अगर कोई कानून बन रहा है अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ाने के लिए, उसका अवलोकन करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा। फिर इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार होगी, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में भी रखवाएंगे और राज्यपाल के माध्यम से उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में भी रखवाएंगे। और जैसे मैंने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में कहा था, अगर संसद या राज्य विधानमंडल उस रिपोर्ट को स्वीकृत करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो उनको इस संदर्भ में व्याख्या भी करनी होगी, यानी कारण बताना होगा कि उस रिपोर्ट को स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है। अनुच्छेद 350 ख के माध्यम से 1957 में केंद्रीय स्तर पर एक कार्यालय की स्थापना की गई, और उस कार्यालय का जो मुखिया था उसको कहा गया आयुक्त, या फिर उसको कहा गया कमिश्नर। इस कमिश्नर की सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा और एक सहायक कमिश्नर होगा, यानी कि 3 व्यक्ति होंगे केंद्र स्तर पर। एक तो आयुक्त या कमिश्नर स्वयं हो गए हैं, उनकी सहायता के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक और सहायक कमिश्नर, यानी कि 3 सदस्यों की एक संस्था हो गई। कार्यालय बन गया केंद्र स्तर पर, और ये कार्यालय कब बनाया गया? 1957 में।
और इस अगर हम कार्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद यूपी में। इलाहाबाद यूपी में। वैसे तकरीबन जब हम जितने भी आयोगों के जो हेड ऑफिस की बात करते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आयोग है जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे रखा गया है, इलाहाबाद यूपी में रखा गया है। इलाहाबाद हेड ऑफिस के अलावा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और जो 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से एक है बेलगाम कर्नाटक में, दूसरा है चेन्नई में, और तीसरा जो है वो है कोलकाता में। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय है, कौन सा नहीं है। मान लेते हैं ऑप्शन चारों में आ गए कि उसने इलाहाबाद भी लिख दिया, इलाहाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेलगाम ऐसे लिख दिया, और प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय है या कौन सा नहीं है। अगर है तो इसमें कूट बन जाएंगे केवल ए, बी और सी, बी, सी और डी ऐसे करके, और अगर नहीं है तो ए, बी, सी, डी में कौन सा नहीं है। तो इलाहाबाद जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, वो कौन सा है, हेड ऑफिस है। चेन्नई, कोलकाता और बेलगाम क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये तो हो गया विशेष अधिकारी की बात। अब हम बात करते हैं इस संदर्भ में एक आयोग भी बन रखा है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपने आप में एक सांविधिक या फिर वैधानिक संस्था है, यानी कि 1992 में हमने एक अधिनियम बनाया था और उस अधिनियम द्वारा हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। ये तो हमने बात की है विशेष अधिकारी की। अब हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए एक आयोग भी है। उस आयोग की प्रकृति क्या है, उस आयोग की संरचना क्या है, वो आयोग करता क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और मैं पहले बता दूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये कैसी बॉडी है, इसको या तो आप लिख सकते हैं सांविधिक या इसको लिख सकते हैं विधिक। हालांकि विधिक शब्द यहाँ पे लिखना उचित नहीं है, लेकिन विधिक लिख सकते हैं एक बार के लिए आप। वैधानिक शब्द लिख सकते हैं, और या फिर इंग्लिश में इसके लिए शब्द आता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी, सांविधिक, विधिक, वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया गया, 1992 बनाया गया 1992 में, जो कि 1993 में लागू होता है, और 1993 से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। और मैंने कहा है कि जब भी हम किसी अधिनियम की बात करते हैं, किसी भी संस्था के साथ कोई अधिनियम जुड़ा हुआ है, तो वो संस्था अपने आप में सांविधिक संस्था होगी, वो संवैधानिक संस्था या फिर गैर संवैधानिक संस्था नहीं होगी। जैसे हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हमने बात की थी, एक अधिनियम का जिक्र हो गया वहाँ पे, तो वो संस्था कैसी हो गई, वैधानिक। हमने लोकपाल की बात की थी, लोकपाल अधिनियम 2013 अधिनियम शब्द आ गया, तो कैसी संस्था थी, वैधानिक। हमने सीवीसी की बात की, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी एक्ट 2003 एक्ट आ गया, तो वो भी कैसी संस्था हो गई, वैधानिक। यानी जहाँ जहाँ आपको एक्ट शब्द मिल जाएगा तो आप बिना सोचे ये कह दीजिए कि वो संस्था कैसी संस्था है, वैधानिक है। अगर उसमें कोई अनुच्छेद लिखा हुआ है तो संवैधानिक है, और अगर उसमें दोनों ही नहीं है, न तो कोई अनुच्छेद है न कोई अधिनियम है, तो वो संस्था कैसी होगी, गैर संवैधानिक, या जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना 1992 में, और 1993 में इसने काम करना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की योग्यता, इन सदस्यों का कार्यकाल, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, जैसे कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में पढ़ा था। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष, और यहाँ पर भी कार्यकाल का उल्लेख जो है वो कितना है, 3 वर्ष है मित्रों। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति में मैंने आपको पहले बता रखा है
क्योंकि केंद्रीय संस्था है तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और कार्य की हम जब बात करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग है तो क्या करेगा, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना होगा, उनके हितों को बढ़ाने के लिए नए नए अध्ययन करने होंगे, समीक्षा करनी होगी, जांच करनी होगी, मूल्यांकन करना होगा, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होगी स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे चर्चा के लिए, बहस के लिए। तो सेम काम है, कुछ नयापन इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर करनी है कि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ है और अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा अगर है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, अगर नहीं है तो बात ही खत्म है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम अल्पसंख्यक शब्द की, तो अल्पसंख्यक शब्द संविधान में अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। उल्लेख तो है अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में। भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख जो है वो है अनुच्छेद 350 में, ख में। देखिए 2 शब्द हैं। अगर आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख कहाँ है, केवल अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो आर्टिकल 29 और 30 में उल्लेख है। हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पढ़ा था, वहाँ पे इसका जिक्र था। और भाषाई अल्पसंख्यक की अगर बात करते हैं तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 350 ख में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो मित्रों कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया हो कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। हमें नहीं पता अल्पसंख्यक कौन होंगे, क्योंकि यहाँ पर संविधान भी मौन है। अल्पसंख्यक होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए या अधिक से अधिक कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, हमें नहीं पता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस संदर्भ में कुछ भी उल्लेखित नहीं है। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि अल्पसंख्यक में आता कौन कौन है, तो मित्रों अल्पसंख्यक में आते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। जब 1992 में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया था, तब इन 5 वर्गों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन वर्ष 2014 से इसमें जैन धर्म को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि हिंदुओं को छोड़कर लगभग सभी बड़े धर्म जो हैं वो क्या है, अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 धर्म जो हैं वो अल्पसंख्यक श्रेणी में रखे गए हैं। तो इसके साथ ही मित्रों ये अपना अल्पसंख्यक आयोग भी पूरा होता है। हमने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात की, जो कि अपने आप में संवैधानिक संस्थाएं हैं दोनों। हमने बात की अल्पसंख्यक आयोग, जो कि अपने आप में वैधानिक संस्था है। और एक अपने जिक्र किया है अल्पसंख्यकों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जो भी अपने आप में क्या है, एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 350 में है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।